हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पुरानी खबरें रही हैं बीते एक साल की, उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। खासतौर से वे खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं, या फिर उन खबरों का वो महत्वपूर्ण अंश जिससे सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावना हो सकती है। तो इस बार का जो रिवीजन होगा इस एपिसोड में, वो जुलाई 2022 के दौरान जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके पहले हमने जून के लिए एक एपिसोड कर दिया है और वो एपिसोड आपको यूट्यूब पर ही अपलोडेड मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको भी देख लीजिए। इसमें अलग अलग महीनों के हिसाब से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है ताकि आपको एक ही जगह पर एक बार में पूरे महीने से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं आपको मिल जाएं, ताकि आपको तैयारी के लिए इधर उधर और ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के खंड को हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो भी अन्य विषय हैं, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, कला एवं संस्कृति हो, या फिर विज्ञान एवं तकनीक हो, इस तरह से अलग अलग विषयों को भी हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरुआत करें इस सेशन के अंतर्गत। जो पहली खबर है वह है कार सेफ्टी स्टार रेटिंग के लिए एक योजना जो सरकार लेकर के आई है। अब कारों की सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे कि भारत में कारों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लोग कार और ज्यादा खरीदते जा रहे हैं। पहले अगर आप तुलना करेंगे आज से 10 साल पहले की, तो कारों की संख्या आज से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है उस वक्त से। और आज के समय तक कारों की जो सुरक्षा है उसको लेकर के भी जो नियम है वो कहीं ज्यादा कड़े किए जाने की बात आ रही है, क्योंकि कारों के अंतर्गत जो दुर्घटना है या हम कहें सड़क दुर्घटना है, उसमें कार का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आपने ग्लोबल एनकैप रेटिंग के बारे में सुना होगा। यहां पर एनकैप का मतलब है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो ग्लोबल एनकैप की तर्ज पर ही भारत ने अपने खुद के भारत एनकैप को शुरू करने की बात कही है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। इससे जुड़ी हुई एक ड्राफ्ट अधिसूचना लाई गई है जिसको मंजूरी मिल चुकी है, और अप्रैल 2023 से यानी अगले महीने से यह जो प्रक्रिया है एक तरीके से रेटिंग की ये शुरू हो सकती है। और इसकी जो खबर थी उस समय से चल रही थी, यानी जून जुलाई 2022 से हमें यह खबर देखने को मिल रही थी। बेसिकली क्या है, कार क्रैश टेस्टिंग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसमें एक प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे आपको यहां दिखाया गया है, कार को लाते हैं और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके देखते हैं कार में कितनी क्षति हुई। इस आधार पर इसको रेट किया जाता है। 1 स्टार से लगा करके 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। आज के समय भी कई सारी जो अलग अलग कंपनियां हैं, चाहे टाटा की हो, मारुति की हो, या फिर किसी अन्य कंपनी की हो, उसमें आप ये देखेंगे कि उस कार को जब आप खरीदते हैं तो आपको ये भी बताया जाता है कि अगर उस कार का क्रैश टेस्ट हुआ है तो वह कितने स्टार रेटिंग पर आई है, जिसको अभी तक हम ग्लोबल एनकैप रेटिंग में ही देख पाते थे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस तरह के क्रैश टेस्ट होते हैं। अब यही प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं भारत के लिए। तो भारत के अंदर ही जो भी कार निर्माता हैं वो देख सकेंगे कि किस तरह से कार का जो क्रैश हुआ है और कार की मजबूती कितनी है। तो इसको भी भारत ने एक तरीके से हम कहें ग्लोबल एनकैप के आधार पर ही तैयार किया है। तो भारत में जो गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग है, कार सड़क दुर्घटना को कम कर सकती है। इससे उपभोक्ताओं को यह पता चल सकता है कि जो कार वे खरीदने जा रहे हैं वो कितनी मजबूत है। क्योंकि 5 स्टार अगर किसी कार को सेफ्टी रेटिंग में मिलते हैं, इसका मतलब वो सबसे बेहतरीन मानकों को लेकर के चलती है। वहीं जो 1 स्टार की प्रक्रिया है वो सबसे कमजोर मानकों की बात करती है। अगर वह कार कहीं भी थोड़ी भी स्पीड में टकराती है, 50 या 60 की स्पीड में, फिर भी उससे दुर्घटना होने की जो संभावना है ज्यादा होती है। तो भारत में अब देश में ही कार की क्रैश टेस्टिंग की जाएगी और कारों की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के आधार पर इसको निकाला जाएगा। उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को पता चल सकता है कि वे कौन सी कार को लेंगे, तो उन्हें विकल्पों को चुनने में फिर मदद मिलेगी। इसके अलावा जो आयातक हैं उन्हें कारों की जो क्रैश टेस्टिंग है और रेटिंग है उसको समझने में भी मदद मिलेगी। तो वे आयात करते समय भी टेस्टिंग का उपयोग कर पाएंगे कि कौन सी कार मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन का अगर आप डेटा देखेंगे तो भारत में सालाना लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है, और साल 2024 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 50% की कमी लाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो कुछ ऐसी लाइंस होंगी जिनको मैं स्टार मार्क करते हुए चलूंगा। आप ये समझ सकते हैं कि वो लाइंस और ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है किसी भी न्यूज के अंतर्गत। तो जैसे ये लाइन है, ये महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जा सकता है कि किस वर्ष के लिए सरकार ने किस तरह से मृत्यु दर को या आंकड़ों को कम करने की बात कही है, उसमें कमी लाने की बात कही है, जो भी सड़क दुर्घटना के अंतर्गत हो सकती है।
इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपको इसे सॉल्व करना है। पहला, इसमें कथन है ग्लोबल एनकैप के आधार पर भारत एनकैप रेटिंग तैयार की जा रही है। दूसरा, यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक परियोजना है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में अभी आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रश्न में क्या क्या पूछ दिया गया, तो फिर से जाकर के एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अगली खबर है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। किस तरह का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसकी बात है? तो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की है। किसने? इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इसमें बेसिकली दिक्कत है बैंकिंग डेटा को लेकर के, जिसके चोरी होने या फिर जिस पर सेंधमारी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए फिर एक जो सिस्टम है उसको तैयार किया जा रहा है। तो एनपीसीआई का आईटी रिसोर्सेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ये सभी चीजें आती हैं। और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स के अंतर्गत इसको देखता है जिसके नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि को गंभीर खतरा हो सकता है। आप सोच करके देखिए कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर उसको कोई हैक कर लेगा तो इससे कितनी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। पूरा जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का सिस्टम है, वो हिल सकता है। इकोनॉमिकल एंगल से, नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से, पब्लिक हेल्थ के एंगल से। जैसे कुछ समय पहले हमने एम्स में देखा कि एम्स का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लोगों को ऑनलाइन तरीके से अपने जो बुकिंग है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है बुक करने वाला, उसको हैक कर लिया गया था, जिस समय बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। तो सरकार किसी डिजिटल संपत्ति को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित कर सकती है, जैसे कि कोई डेटा हो सकता है, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सो ऑन। तो कानून का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो 10 साल तक की उसे सजा भी इसके अंतर्गत बोली जा सकती है। तो समझिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईटी या कंप्यूटर रिसोर्सेज किसी भी देश के हो, देश के बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए जो जितने भी संचालन होते हैं उसकी रीढ़ है। क्योंकि इंटरनेट से पूरी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, डिजिटलीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इन रिसोर्सेज को और ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ पा रहे हैं। क्योंकि आज के समय अगर आप कुछ भी करने बैठेंगे तो ऑनलाइन करना होगा, और ऑनलाइन में ही सेंधमारी अगर होती है तो फिर सभी व्यवस्थाओं को उससे नुकसान होगा। भारत ने साल 2014 में NCIIPC यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर स्थापित किया था। ये इससे जुड़ी हुई सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। चलिए, अगली खबर है NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। क्या है NFSA? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके लिए जो राज्य रैंकिंग सूचकांक है वो जारी हुआ है। इससे सवाल बन सकता है, मतलब सभी महत्वपूर्ण है लेकिन इससे भी पूछे जाने की संभावना है। राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 का पहला संस्करण जारी हुआ था उस समय। तो भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा लक्ष्यों की जो पहुंच है उस पर यह पूरा आधारित है कि किस तरह से किस राज्य का कितना फिर इंप्लीमेंटेशन हुआ है। मकसद क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खाद्य सुरक्षा और पहुंच के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना कि उनके अंतर्गत राज्यों में कौन सा राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें 3 पिलर्स माने गए हैं जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के पहलुओं को शामिल करते हैं। कौन कौन से हैं 3 पिलर्स? पहला पिलर कहता है NFSA का कितना कवरेज है वहां पर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कितना बेहतरी से वहां लागू किया जा रहा है, लोगों को टारगेटेड सुविधा मिल रही है नहीं, और अधिनियम के जो प्रावधान है उनके कार्यान्वयन का मापन किया जा रहा है पहले स्तंभ के अंतर्गत। दूसरा डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़ा है कि जो डिलीवरीज हो रही है वो कितनी बेहतर है, उसमें कितना करप्शन है या कितना सही व्यक्ति तक डिलीवरी हो पा रही है, कितना टाइमली हो पा रही है। तीसरा स्तंभ है विभाग की पोषण पहल पर केंद्रित। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये सब कार्य कर रहा है, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। ये 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब देख ले कौन कौन सा राज्य इसमें किस किस स्थान पर आया है। तो इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें जनरल कैटेगरी स्टेट्स के तौर पर शामिल किया गया है, स्टेट्स एंड यूटीज जो सामान्य तौर पर आते हैं। दूसरे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड यूटी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो पहले नंबर पर आपको दिखाई देगा ओडिशा। याद रखिएगा, ओडिशा पहले नंबर पर है जनरल कैटेगरी में, 2022 की ये रैंकिंग है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। 3 का नाम आप याद रख सकते हैं। अब यूटीज में आएंगे तो आपको यहां दिखाई देगा 5वें नंबर पर दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो
अगर आप ओवरऑल रैंकिंग में देख रहे हैं तो ये 5वें नंबर पर दिखता है, लेकिन अगर आप सिर्फ यूटी से शुरू करेंगे तो ये आपको पहले नंबर पर आ जाएगा। केवल यूटी के बारे में पूछा जाए कि रैंकिंग में यूटीज ही शामिल हो। यहां पर अगर देखें स्पेशल कैटेगरी में तो पहले नंबर पर आपको दिखेगा असम, दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है सिक्किम। अगर चौथा और पांचवा भी पूछ दिया जाए तो चौथे नंबर पर है नागालैंड और पांचवें नंबर पर है उत्तराखंड। तो इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं और प्रोग्राम से जुड़ी हुई जो पीडीएफ है अब वो आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम से जुड़ा हुआ जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जो आपकी तैयारी है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, आप रिवीजन बहुत आसानी से कर पाए। कई सारे विद्यार्थियों की ऐसी डिमांड थी कि इन प्रोग्राम्स की, इस प्रोग्राम की और भी कई प्रोग्राम्स की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाए, जैसे न्यूज़ प्रोग्राम आता है, इन फोकस प्रोग्राम आता है, इन डेप्थ प्रोग्राम आता है, तो जिसकी भी उपलब्धता आपके लिए सुनिश्चित हो सकती है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए अगली खबर है डेयरी उत्पादों पर जीएसटी। महत्वपूर्ण है, डेयरी उत्पादों पर कौन कौन से उत्पाद ऐसे हैं जिस पर जीएसटी लगता है, किस पर नहीं लगता है, पूछा जा सकता है। तो जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, जहां पर प्री पैक, प्री लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क जैसे डेयरी वस्तुओं पर 5% का कर लगाने का निर्णय लिया गया है। याद रखिए शुरुआती है, 5% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। और अभी तक डेयरी कंपनियों के दो उत्पाद जैसे लस्सी और दही जीएसटी की दरों से मुक्त थे, लेकिन अब इन पर टैक्स लगाया जा रहा है। दुग्ध एवं डेयरी मशीनरी का जो टैक्स है वो 12 से 18% करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि अभी भी जो पैकेज्ड दूध है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगर आप इन उत्पादों को देखेंगे जिनमें 5% जीएसटी लगाया जा रहा है तो ये डेयरी कंपनियों के राजस्व में 15 से 20% का योगदान करते हैं। ऐसे में अगर इन पर कर लगता है तो सिंपल सी बात है कि इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। डेयरी उद्योग एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, जहां पर कुशल और अकुशल रोजगार के अवसर उपलब्ध रहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहते हैं। जीएसटी काउंसिल पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, माल और सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश देने के लिए अधिकृत है। तो जीएसटी काउंसिल संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 279A में। इसके अंतर्गत जो अध्यक्षता है केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जो सदस्य हैं वो राज्यों के वित्त मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। जीएसटी के क्या क्या फायदे हुए, कई बार आप इसको पढ़ चुके होंगे। जीएसटी के फायदे अलग अलग स्तर पर, चूंकि जीएसटी जब आया था अपने आप में बहुत विस्तृत और बहुत ही ज्यादा आकर्षक टॉपिक प्रतीत होता था सभी को, और आज भी है। इससे क्या है, रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स बढ़ी हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो काफी सारे जटिल कानून थे टैक्स से संबंधित वो हटे हैं, और इनवॉइसिंग आसान हुई है। कैस्केडिंग जो एक इफेक्ट आता था टैक्स का वो हटा है, करों पर कर जिसको बोलते थे, एक बार कर दे चुके हैं उसके बावजूद जब उसको तौला गया या निकाला गया उस पर भी कर ले लिया, तो इन सब चीजों से बचाव हुआ है। चलिए अगला है रूपी सेटलमेंट सिस्टम, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या है, आरबीआई ने शुरू किया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रूपी सेटलमेंट सिस्टम। अब समझिए इसको, इसका मकसद क्या है, संबंधित देश के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करना। अगर हम किसी और देश के साथ व्यापार करते हैं तो सामान्यतः हमें चाहिए होता है डॉलर, तो डॉलर प्राप्त करने के लिए हमें अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास डॉलर आएगा, क्योंकि भारत की मुद्रा तो रुपी है। ऐसे में अगर किसी देश के साथ हमारे ऊपर व्यापार प्रतिबंध लग जाए तो हमारे पास समस्या आ जाती है। तो व्यापार प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए रुपी के अंतर्गत व्यापार को शुरू किया गया है, या रुपए में। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान के लिए एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की स्थापना करना इसका मकसद है। दूसरा, भारतीय रुपए में वैश्विक व्यापारिक समुदायों के बढ़ते इंटरेस्ट का समर्थन करना, कि लोग चाहते हैं, देखिए अमेरिका की ग्लोबल पावर क्यों है, क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है वैश्विक रूप से उसकी स्वीकारोक्ति है। हर कोई जानता है कि डॉलर में जो भी व्यापार है बहुत आसानी से हो सकता है, दूसरा व्यक्ति आपसे डॉलर की डिमांड कर सकता है। लेकिन यहां पर एक प्रयास ये किया जा रहा है कि जिन देशों के साथ हमारे संबंध हैं हम उनसे अपनी करेंसी में क्यों ना व्यापार को शुरू करें, और इससे हमें कई सारे लाभ भी हैं। तो आसान रास्ता हमें मुहैया कराना है जो लोग इस तरह की प्रक्रिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके तहत ऑथराइज्ड डीलर बैंकों को भारत में रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना होगा। अब यहां से कुछ चीजें इंटरेस्टिंग शुरू हो सकती हैं कि क्या है भाई वॉस्ट्रो अकाउंट, एक शब्द आया। इसमें ऑथराइज्ड डीलर बैंक की भी बात है। ऐसे बैंक जो विदेशी व्यापार से जुड़े वित्तीय लेन देन के लिए अधिकृत होंगे वो कहलाते हैं ऑथराइज्ड डीलर बैंक।
तो आरबीआई के मुंबई स्थित विदेशी मुद्रा विभाग से, उसके केंद्रीय कार्यालय से इन्हें अनुमति लेनी होती है। भारतीय आयातक माल या सेवाओं के मूल्यों का भुगतान संबंधित देश के वॉस्ट्रो अकाउंट में कर देगा। तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? करस्पॉन्डिंग बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के खाते को संचालित करना। थोड़ा सा जटिल लग रहा है, आसान कर लेते हैं। तो उदाहरण समझिए कि HSBC वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। और आसान करते हैं, अब देखिए भारत के पास एक बैंक X है, यानी SBI है मान लीजिए, ठीक। एक अमेरिका में बैंक है, बैंक Y। भारत ने SBI से जुड़े हुए जो खाते हैं उनको संचालित करने के लिए वहां के एक बैंक को अधिकृत कर दिया एक तरीके से भारत के SBI ने। भारत के SBI के लिए इसका जो खाता है ये है नॉस्ट्रो अकाउंट। दो शब्द हैं, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो। तो भारत के लिए यूएस में, भारत के बैंक के लिए यूएस में एक बैंक जो कार्य कर रहा है वो क्या है? नॉस्ट्रो अकाउंट। अगर हम इसका उल्टा कर दें कि यहां पर जो बैंक है उसके लिए अगर यहां पर खाता संचालित हो रहा है, ये क्या है? वॉस्ट्रो, ठीक है। यही पीछे कहा गया है। चलिए अब इसके बाद इस व्यवस्था के तहत क्या होगा? व्यापारिक भागीदार देशों और भारत के बीच मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण बाजार आधारित हो सकेगा। भारतीय व्यापारी इसके माध्यम से निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान यानी एडवांस भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और ईरान जैसे जो देश हैं उनके साथ व्यापार करने में हमें लाभ मिल सकता है, क्योंकि इन देशों के साथ जो सैंक्शंस हैं वो कई ज्यादा प्रतिबंध हम पर लगते हैं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार को साधने और रुपए के मूल्य को गिरने से रोकना इसके तहत आसान हो जाएगा। अब आते हैं एक सवाल पर। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रूपी सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत कर रहा है, ठीक। दूसरा, इस व्यवस्था के तहत व्यापारिक भागीदार देशों एवं भारत के बीच मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण बाजार आधारित होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। लग रहा होगा नए कथन है, पीछे चले जाइए, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, आपको फिर से ये लाइंस मिल जाएंगी और फिर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। चलिए अगली खबर है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम किससे संबंधित है? इसमें बहुत ज्यादा समझने के लिए नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें हैं जो जान लीजिए। वाराणसी में एक 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। कहां? वाराणसी में किया गया। उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संबंध में जो भी बातें हैं वो की गई। बहुत जरूरी नहीं है क्या क्या किया गया, वो मेंस की अप्रोच हो सकती है, प्रीलिम्स में फैक्चुअल अप्रोच हमें ध्यान रखनी है जो भी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा निर्देशित जो भी शिक्षा से जुड़े हुए सुधार हैं उनके पहलुओं को आगे बढ़ाना और समझना। कार्यक्रम में 300 से ज्यादा शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत प्रतिनिधि मौजूद थे। 11 सत्र हुए, 9 सत्र विषयगत आधारित थे, 2 विशेष सत्र में सफलता की कहानी साझा की गई। ठीक है, बेसिक बात है। कुछ फैक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, जून 2017 में इसरो के जो पूर्व प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। इसके आधार पर ही 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लागू किया गया था। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय है, कितनी लोग उसको हासिल कर सकते हैं और कितना उसका उत्तरदायित्व है, इस तरह के मुद्दे इसमें शामिल किए गए थे। शिक्षा पर कोई प्रश्न आ जाए, शिक्षा किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। शुरू से रहा है? नहीं, शुरुआत में यह राज्य सूची का विषय था। 1976 से पहले तक, 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन और इसको संवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है। संवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना सकते हैं। अगर कभी कोई बात ऐसी फंस जाए कि किसका नियम मान्य होगा तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ नियम मान्य होगा अंतिम तौर पर। चलिए अगली जो खबर है, लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट और मॉडल। क्या है लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट और मॉडल? देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के पीपीपी के माध्यम से संचालन के 25 साल पूरे हो गए हैं। पीपीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल करके फिर हम जो निर्माण कार्य हैं उनमें भागीदारी कराते हैं। तो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर अब 100% मालिकाना हक इसके प्राधिकरण का होगा और प्राधिकरण के द्वारा जो बनाए गए नियम है उनके अनुसार ही पोर्ट के सभी गोदियों के परिचालन
पीपीपी के आधार पर किए जाएंगे। गोदिया डॉक क्या है? जहां पर समुद्री तट के किनारे जलयानों के को ठहराया जाता है या उनका पार्किंग प्लेस होता है, बेसिकली जिस तरह से कारों की पार्किंग होती है। तो अब देश का यह ऐसा पहला बंदरगाह भी है जहां से अवसंरचना निर्माण में पीपीपी मॉडल की शुरुआत हुई थी। दूसरा, पीपीपी मॉडल के तहत संचालित होने वाला भी यह भारत का पहला बंदरगाह है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो पोर्ट है, यहाँ पे कंटेनर टर्मिनल के माध्यम से विश्व के 100 बंदरगाहों में 26वें नंबर पर है। और भारतीय पत्तन अधिनियम 1908, भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के अंतर्गत इनका गठन हम देखते हैं, जहां पर महापत्तन और लघु पत्तन के रूप में इनका निर्धारण या गठन किया जाता है, जहां महापत्तन केंद्र सरकार के अंतर्गत और राज्य सरकार के अंतर्गत लघु पत्तन के गठन किए जाते हैं। चलिए अगला है शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है? देखिए, आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्टेज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपनाने का फैसला किया है। ये खबर से जुड़ी हुई जो बातें हैं पहले वो समझ लें। इसका मकसद क्या है? शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करना कि किसी तरह की कोई समस्या ना आए। फ्रेमवर्क जो है पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री एनएस विश्वनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन है। आरबीआई ने कहा है कि फ्रेमवर्क लागू करने के लिए बैंकों की पूंजी और संचालन इसका आधार माना जाएगा कि किस तरीके से फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। एक जिले में कार्यरत जो टियर 1 शहरी सहकारी बैंक होंगे उनके लिए न्यूनतम नेट राशि 2 करोड़ रुपए होगी और बाकी सभी सहकारी बैंकों के लिए, शहरी सहकारी बैंकों के लिए 5 करोड़ रुपए इसका निर्धारण होगा। टियर 1 जो बैंक होंगे बेसल 1 नियमों के मुताबिक कम से कम 9% CRAR, जिसको हम कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो भी कहते हैं, बनाए रखना उनके लिए आवश्यक है। बाकी के जो टियर 2, 3, 4 सहकारी बैंक होंगे उसके लिए इसे संशोधित किया गया है और न्यूनतम 12% करने का निर्णय लिया गया है। अभी इस पर भी बात करते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को अब बिना किसी पूर्व अनुमति के शाखा खोलने का या शाखा विस्तार करने का अधिकार होगा और नई शाखाओं की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष की कुल शाखाओं का 10% तक हो सकती है, ऐसा कहा है। ठीक है। एक शब्द आया है CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात। इसको ही हम CAR के नाम से भी जानते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या होता है? किसी बैंक की कुल संपत्ति और उसकी जोखिम भारित संपत्तियों का अनुपात। जोखिम भारित संपत्ति मतलब उसने अगर किसी को ऋण दिया है, उस ऋण के वापस आने की संभावना कम है, किसी के 20%, किसी के 25%, किसी के 30%, निकाल सकते हैं अलग अलग। उसमें भी जो लैंडिंग है उसके हिसाब से मान सकते हैं कि उतना लोन उसको दिक्कत हो सकती है, लोन को वापस आने में समस्या है, NPA बन सकता है। तो ये कह दिया गया है कि उसकी संपत्ति यानी जितनी उसकी एसेट है और जितना उसका जोखिम वाली संपत्तियां हैं, जिन संपत्तियों में जोखिम आ सकता है, उसका एक अनुपात निकालेंगे और फिर देखेंगे कि कितना आपको CRAR मेंटेन करके चलना है, क्योंकि जिन लोगों का जमा आपके पास मौजूद है आप उसके लिए भी जिम्मेदार हैं, उनकी सुरक्षा को बचाए रखने के लिए। अब प्राथमिक सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक कहते हैं। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये शहरी और नगरीय क्षेत्रों के ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सहकारी बैंकों की अगर बात करें, सहकारी का मतलब है कोऑपरेटिव्स यानी लोगों के द्वारा जुड़ करके किसी व्यवस्था को संचालित किया जाना। तो किसी भी संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत ये पंजीकृत होते हैं। अगर एक राज्य की बात हो, अगर कई राज्यों से संबंधित है तो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत ये पंजीकृत होते हैं। 2002 का ये अधिनियम है, ये सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगली खबर है अफीम का उत्पादन और प्रसंस्करण यानी प्रोडक्शन और प्रोसेस। तो भारत सरकार ने अफीम के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए अब निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी है। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो भी अफीम का उत्पादन और प्रोडक्शन था उसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो याद रखिएगा बजाज हेल्थ केयर पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो इस तरह के उत्पादन से जुड़ेगी। अफीम प्रसंस्करण और डोडे से अब सीधे अल्कलाइड निकालने का कार्य मिल जाएगा। भारत के अफीम प्रोसेसिंग मार्केट पर सरकार के जो नियम है बहुत कड़े हैं, आसानी से सभी को इसका संचालन नहीं मिलता और पहली बार है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को इस तरह का कार्य मिला है।
अभी तक केवल सरकार की अफीम और अल्कलाइड फैक्ट्री द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता था और केवल 2 ही सरकारी फैक्ट्रियां थी जहां पर इसकी प्रोसेसिंग होती थी। अगर पूछा जाए कहां कहां थी, एक थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, दूसरी थी मध्य प्रदेश के नीमच में। अब क्या क्या चीजें हैं जो जाननी है, यहां मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन और ऑक्सीकोडोन जैसे उत्पादों का उत्पादन होता है। भारत में 15वीं शताब्दी के आसपास से अफीम की खेती हो रही है। जो कानून है वो है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। कब का है? 1985 का है। एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं, इसके अंतर्गत ये सभी प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा अधिकृत देशों में से एक है। कुछ ही देश हैं जो इस तरह के अधिकृत उत्पादन से जुड़े हुए हैं। दवा उद्योग में उपयोग किए जाने वाले अल्कलॉइड के निर्माण के लिए अफीम का उत्पादन किया जा रहा है। दवाओं में कई सारी ऐसे दवाएं हैं जिनमें अफीम तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, अफीम और उसके जो भी उत्पाद हैं। भारत में अफीम का उपयोग वैध ड्रग व्यापार के लिए भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि अवैध चीजों के लिए। किस तरह की दवाएं हैं? कफ सिरप, दर्द निवारक दवाएं, कैंसर की दवाएं कुछ इसके अंतर्गत निर्मित की जाती हैं। इसके पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम जो इसका पौधा है उसको बोलते हैं। और इसके बीजों से प्राप्त मॉर्फिन, लेटेक्स, कोडीन और पेनेफ्रिन शक्तिशाली अल्कलाइड के स्रोत हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आप जान सकते हैं। चलिए अगला है सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियामक ढांचा। तो सामाजिक या सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जा रही है, क्या है? सेबी के अंतर्गत है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एसएसई यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आना है। फ्रेमवर्क क्या कहता है? एसएसई रेगुलेटर द्वारा गठित एक कार्यकारी समूह और तकनीकी समूहों की सिफारिश पर यह फ्रेमवर्क आधारित है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी बात है, आपने बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज के नाम सुने ही होंगे, एनएसई, बीएसई। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मौजूदा स्टॉक जो एक्सचेंज है उनसे थोड़ा अलग है। केवल सोशल इंटरप्राइजेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग सोशल इंटरप्राइजेस ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसकी शर्त यह है कि इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो सामाजिक विकास से संबंधित होना चाहिए, अन्यथा कोई भी इस तरह का जो भी संस्थान होगा उसमें शामिल नहीं हो सकेगा। सेबी का मकसद है भूख, गरीबी, कुपोषण, असमानता उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना। क्योंकि सामाजिक गतिविधियों से जो लोग जुड़े होंगे, जो संस्थान जुड़े होंगे, उनको बढ़ावा दिए जाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को लाया गया है। इसमें शिक्षा, रोजगार, लैंगिक समानता जैसे मुद्दे, समुदाय सशक्तिकरण और सामाजिक उद्यमों के इंक्यूबेटरों को समर्थन करना। तो कंपनियां जैसे कॉरपोरेट, फाउंडेशन, राजनीतिक अथवा धार्मिक संगठन इन गतिविधियों के दायरे से बाहर होंगे। इसके अलावा किफायती आवास सुलभ कराने वाली आवास कंपनियां सामाजिक उद्यम के रूप में शामिल की जा सकती हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी थी सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियामक ढांचे से जुड़ी हुई। अब लेते हैं कुछ प्रश्न जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 से संबंधित है। तो मॉडल प्रश्न के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। किस तरीके से प्रश्न फ्रेम किए गए हैं उस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक यानी रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। क्या दिया हुआ है? किसानों को अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना और किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। बेसिकली इसमें समझिए रियल सेक्टर की बात है। अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक, जहां वास्तविक रूप से आप किसी चीज को बना रहे हैं, तो इसमें आता है किसान जब फसलें काटते हैं तो वास्तविक रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना वास्तविक गतिविधि के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। एक और सवाल, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में आपको इन कथनों को देखना है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप प्राप्त करते हैं, सिंपल सी बात है, वो एक एसेट बन सकती है। तो एसेट में जो खर्च करेंगे पूंजीगत व्यय है। दूसरा कथन इसका विरोधी बात करता है, ध्यान से देखेंगे। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। कथन गलत है। कौन सा कथन सही है? केवल एक। एक और सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। दूसरा,
नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। यहां पर दोनों ही कथन इसके सही होंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेशन आपने पहला वाला किस तरीके से देखा और दूसरे वाले में आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ और चीजें अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हर एपिसोड में उन सभी चीजों को शामिल करें जो स्टैटिक पोर्शन से भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि खबर में सभी बातें शामिल होती हैं। जो करंट अफेयर है वो तो है ही, स्टैटिक पोर्शन से भी कई सारी चीजें उसमें होती हैं और यूपीएससी के प्रश्न भी ऐसे ही होते हैं अप्लाइड फॉर्म में। तो अपना रिवीजन आप करते रहिए और जो पीडीएफ की बात आती है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ जो इसके अगले मंथ के होंगे। तो पढ़ते रहिए। शुक्रिया।